हम लोग बेसिक्स बनाते हैं और फिर टॉपिक को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, इंशाल्लाह जब चीजें मिल जाएंगी तुम लोगों को नेक्स्ट वीक, तो फिर उसके बाद बताऊंगा इसको पढ़ने का तरीका क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीक आओगे ना मंडे को, तो तुम्हें एक चैप्टर, बड़ा चैप्टर दे देंगे, उसके तमाम बुक लाइन्स, प्रॉपर एमसीक्यूज, फैक्चुअल एमसीक्यूज, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज और ग्राफिकल और टेबुलर एमसीक्यूज, ये सारे। ओके, ये सब बेटा आपने लेकर जाना है, घर पे फेंक देना, उससे उसको पढ़ना है, फिर बताऊंगा उसको कैसे यूज करना है। ठीक है ना, क्लास के अंदर बताऊंगा, जब देंगे तो समझा दूंगा, बेहतर है। आ जाओ, आज की क्लास के अंदर हमने बेसिकली कोशिश करनी है कि किस कंसेप्ट को देख लें, फटाफट हम देख लें। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ और हैं, जिनमें से एक हमारे पास मेजर प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इसको देख लेते हैं और फिर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। कुछ दो प्रॉपर्टीज और हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन और सेंसिबिलिटी को। चलो सबसे पहले किसको देखते हैं, रिप्रोडक्शन को देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का एक्चुअल मतलब क्या हुआ करता है? अपने जैसे और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना, बिल्कुल ठीक है। एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। इस वक्त तुम्हें सोते हुए नहीं होना चाहिए, इस वक्त तुम्हें जागते हुए होना चाहिए। सब अटेंटिव होके बैठेंगे मेरी क्लास के अंदर। हाँ भाई, सो जब भी हम कंसिडर करते हैं, हमारे पास क्या बोला करते हैं, हम बोला करते हैं कोई भी जानदार अपने जैसे और जानदार पैदा कर सकता है। ये उसकी कौन सी एबिलिटी है मैम? कौन सी एबिलिटी है, क्या ख्याल है? ये एबिलिटी हमारे पास क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन। कॉफी मंगवा के पिला दूं? ठीक है, हमारे पास क्या कहलाती है? जागना है, क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन एबिलिटी। सो अगर मैं जनरली देखता हूं कि मेरे पास रिप्रोडक्शन, यस, अगर मैं बोलता हूं हाँ, मैं इसको मेंशन कर सकता हूं, मैं इसको समझ सकता हूं। अब मुझे ये जरूरत है समझने की कि क्यों ये इतना जरूरी है कि मुझे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ में इसको पढ़ना पड़ गया। रिप्रोडक्शन इज नॉर्मल थिंग, अपने जैसे जानदार प्रोड्यूस कर रहे, कोई भी जानदार, कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो मुझे इसको प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ में क्यों पढ़ना पड़ा? एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, क्या ख्याल है तुम्हारा, क्यों हमें इतनी जरूरत रही इसको पढ़ने की? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती तो हाँ, एक्सटिंक्शन हो जाती। सही कह रही है मैम। अगर अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती तो एक्सटिंक्शन हो जाती स्पीशीज की, और स्पीशीज की एक्सटिंक्शन हो जाती तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं, शायद आप भी नहीं होते, मैं भी नहीं होता। इसको एक और नजरिए से देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको पहले लिख देता हूं, फिर तुम लोगों को समझा देता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूं कि भाई एक इंडिविजुअल है, चलो इसकी ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। एक आंटी है, उन आंटी से मुलाकात होती है, जैसी आंटी से मुलाकात होती है उनसे पूछते हैं हाँ भाई आपके कितने बच्चे हैं? वो बोलती है माशाल्लाह से 10। Why she said माशाल्लाह बिफोर 10? बहुत ज्यादा है, एक और करें, पाकिस्तान टीम बनाए, एंजॉय करें? नहीं, इसके अलावा नहीं। वाई माशाल्लाह, वाई माशाल्लाह? सबके 10 नहीं होते। अच्छा हाँ भाई, इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हो? अल्लाह माफ करे यार, नजर ना लगे। तुम लोग क्या मतलब यार, कारी साहब थोड़ी, टोपी थोड़ी पहन के आए हुए हैं यहाँ पे। यस, हाँ, यस, दे आर प्राउड ऑफ इट। दैट व्हाई दे आर प्राउड ऑफ इट? बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी होल्ड। दे थिंक कि उनकी जनरेशंस बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगी, नंबर्स ऑफ जनरेशंस बहुत होंगी, उनके 10 बच्चे उनके 100। समझ रहे हो? एक आने वाले वक्त के अंदर क्या होंगी, उनकी अपनी पर्सनल जनरेशंस क्या होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। दैट्स वाई उन्होंने ये बात सोची, दैट्स वाई उन्होंने इस चीज को अप्लाई किया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फिनोमेना क्या हुआ करता है, जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन सबसे पहले आपको क्या बताता है? रिप्रोडक्शन बताता है आपको किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर, हाँ, जनरेशन डेवलपमेंट को। किसको बताता है? जनरेशन डेवलपमेंट को। और जितनी ज्यादा जनरेशन होंगी उतने कम चांसेस हैं आपकी एक्सटिंक्शन के। हमारे बच्चे बहुत ज्यादा, ऑटोमेटिकली उनके ऑफस्प्रिंग्स क्या होंगे? बहुत ज्यादा। जब मैं ये सोचूंगा कि हमारे बच्चे ज्यादा, उनके ऑफस्प्रिंग ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली मैं साथ साथ क्या सोच रहा हूँ? मैं साथ साथ सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर मेरी जनरेशन सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद होगी।
मेरा नाम कभी भी मिटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में ऐसा हुआ करता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर सबसे कॉमन एग्जांपल दूं, लाइन की एग्जांपल दूं, लाइन क्या करता है, लाइन की हमेशा एग्जांपल दी जाती है। लाइन क्या करता है, किसी भी एक कम्युनिटी के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर या अपनी पॉपुलेशन के अंदर क्या कंट्रोल करके रखता है, सबसे इंपॉर्टेंटली कंट्रोल करके रखता है किसको, अपने रिप्रोडक्टिव रेट को। लाइन का, शेर को जंगल का किंग क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज नोन एज किंग ऑफ द जंगल, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है सिर्फ अपनी लाइनस के साथ, और अपनी लाइनस को और अपनी जनरेशंस को, अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी अदर लाइन। किसी लाइन को अगर उस, क्योंकि लाइन क्या कैरी कर रहा होता है, हर्ड कैरी कर रहा होता है, झुंड कैरी कर रहा होता है, उसको अपने साथ लेके चल रहा होता है। वो जानता है कि अगर मैं रहूंगा यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली कोई भी मेरे पूरे के पूरे हर्ट को कोई डैमेज कॉज नहीं कर सकता, मेरा अपना एक एरिया है। शेरों के इलाके के अंदर घुस के शेरों को मारा, मिसाल है ना। व्हाट इज दिस मीन, दिस मीन्स कि आपने क्या किया, शेर का अपना इलाका होता है और उसके अंदर कोई घुस के शेर को मार नहीं सकता, और अगर मार दे तो या भगा दे तो फिर सबसे पहले वो शेर क्या किया करते हैं, सबसे पहले वो जो पुराने शेर के ऑफस्प्रिंग्स हैं सबसे पहले उनको मारा करते हैं, और फिर तमाम लाइनस के साथ अपनी नई जनरेशन या अपनी हर्ड या अपना हर्ड या अपना झुंड बनाते हैं। समझ में आ रही है? That's how it works. So that's why reproduction is a necessity. Reproduction is the basic property of life. आपने जनरेशन कंटिन्यू करनी है, यस। किसके ऊपर, जनरेशन डेवलपमेंट के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर काम करना है, यस। ये सारा किसकी बेसिस के ऊपर होगा, रिप्रोडक्शन बेसिस के ऊपर। नंबर वन। नंबर टू, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझाया, मुझे क्या बताया आप लोगों ने, आप लोगों ने एक बहुत जबरदस्त बात बताई, एक्सटिंक्शन की। किसकी बात बताई, यस, एक्सटिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटिंक्शन समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटिंक्शन? एक्सटिंक्शन का मतलब होता है खत्म हो जाना। ऑटोमेटिकली अगर हम कंसिडर करें रिप्रोडक्टिव रेट किसी भी पॉपुलेशन का कम हो जाए, या कोई कोई स्पीशी इनफर्टाइल प्रोड्यूस हो, तो उसकी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लाइगर, दुनिया में एक ही है, टाइगर और लाइन का क्रॉस है। तकरीबन अगर वो अपने दोनों पांवों पे खड़ा हो तो 13 फीट लंबा है वो। How much? 13 feet. I'm 6 feet. And I'm talking about liger. Liger is 13 feet. ठीक है? नहीं, I'm not talking about giraffe. I'm talking about liger. I'm saying liger is the only one, the only member of its species. इसका कोई भाई बहन, इसका कोई पॉपुलेशनल वेरिएंट नहीं है। लाइगर अकेला है, लाइन और टाइगर के क्रॉस से बना है, टाइगर्स एंड लाइन के क्रॉस से बना है, एक ही लाइगर है पूरी दुनिया के अंदर। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम्हें क्यों शौक लग रहा है, परेशान क्यों हो रही हो, इंशाल्लाह नए आ जाएंगे। इधर देखो, इट्स अ क्रॉस ब्रीडिंग, हम करा लेंगे। इधर देखो, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास, जब हम लाइगर की बात कर रहे हैं तो लाइगर एक है ना, सिंगल स्पीशी। ऑटोमेटिकली अगर उसकी रिप्रोडक्शन नहीं की, अगर वो इनफर्टाइल है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगी उसकी स्पीशी। क्रॉस ब्रीड हम दोबारा करा सकते, लेकिन पर्टिकुलरली वो स्पीशी अब मेरे पास पता नहीं आए ना आए, हो सकता है कोई और किस्म का लाइगर आ जाए, क्योंकि हर लाइन के अंदर और हर टाइगर्स के अंदर क्या होंगी, वेरिएशंस होंगी, और गैमीट्स के अंदर तो आती भी वेरिएशंस है। तो मैं कंसीडर करता हूं भाई, एक्सटिंक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ऑटोमेटिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो नंबर वन दिस, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको मैं आमतौर पर बोला करता हूं, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को भी समझ में आ ही जाएगा, वायरस। वायरस की हम बोला करते हैं हमेशा सर्वाइवल। वायरस रिप्रोड्यूस करता है, वायरस रिप्रोड्यूस करता है, वायरस रेप्लिकेट करता है, क्या करता है, सोती हुई कौम क्या करता है, मेरे बच्चे सोने नहीं चाहिए, हाँ रेप्लिकेशन करता है, बिल्कुल ठीक बात है। वायरस की अगर मैं बात करूं, वायरस क्या बोलता है, वायरस बोलता है भाई हमने क्या करना है, हमने बेसिकली रेप्लिकेशन करनी है, और जब मैं रेप्लिकेशन करूंगा तो रेप्लिकेशन के जरिए से मेरे पास क्या होगा, रेप्लिकेशन से सर हमारे नंबर्स क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, दैट्स इट। बस रेप्लिकेशन सिर्फ एक मकसद के लिए होती है। वायरस के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ आपको नहीं मिलेगी। वायरस ना तो आपको क्या करता हुआ मिलेगा, रेस्पिरेशन, ना क्या करता हुआ मिलेगा, न्यूट्रिशन, ना क्या करता हुआ मिलेगा वायरस आपको, कंसिडर करते हैं वायरस आपको इसके अलावा कोई भी और प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ को फॉलो करता हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ फॉलो करता है, और वो क्या हुआ करती है मेरे पास, रेप्लिकेशन। क्या हुआ करती है, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। तो हम हमेशा मेंशन करते हैं मेरा बेटा,
कि रेप्लिकेशन के अंदर जब भी हम देखें तो हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं यस हमारे पास किसको, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन को। और ये याद रखना, वायरस सिर्फ जानता क्या है, वो बॉडी में आएगा, बोलेगा मेरा सर्वाइवल किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेप्लिकेशंस के ऊपर, नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस के ऊपर। अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकेट करना पड़ेगा, दैट्स इट, डन। सबके समझ में आया? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा, कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं। सो हमारी पास, हम जाग रही है मैम? नहीं आ रहा है? नहीं, आप लोग तो जाग रहे हो। रेप्लिकेट करने से वेरिएशंस आएंगी, यस बिल्कुल आती हैं, क्यों नहीं आती रेप्लिकेशन से वेरिएशन? व्हाई? जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, एक रूल है देखो, बायोलॉजिकल रूल है, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा वेरिएशन आएगी। अगर आसान सी बात करता हूं, हमें बोलते हैं आज से 1500 साल पहले लोग इतने लंबे हुआ करते थे, आजकल यूं यूं छोटे छोटे आ रहे हैं बच्चे, बोलते हैं वेरिएशन आई। पहले बोलते थे उम्र बहुत ज्यादा हुआ करती है, आजकल उम्र क्या हो गई है, कम। कैसे? कैसे? नहीं 60 इयर्स नहीं है, अब 48 इयर्स एवरेज एज है। कितनी एवरेज एज है? यहाँ पे अंग्रेजों, मुझे देख लो, 48 एज है। कितनी एज है? इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल, हाँ भाई पहले कितनी एवरेज एज थी? अगर मैं बात करूं 1915 के, मैं कुछ स्टैट्स पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि एवरेज एज कितनी हुआ करती है, 98 इयर्स। सर अगर अब 98 इयर्स तक कोई जिंदा रह जाए, हम बोले ये मरेगा कब? हाँ अंदर से आ रहा था ये कब जाएंगे, ये तो अटक गए अंकल, सुबह शाम दिमाग खाते रहते हैं, आंटी हो या अंकल हो। एक एक मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? वो बच्चे बोलिए कितने अनएथिकल है ये बंदा, कितना है ना। आई एम रियली सॉरी, ठीक है? आई एम जस्ट किडिंग, ओके। 98 इयर्स, आज एवरेज एज क्या है, 48.5 इयर्स। जब तुम अगर बहुत प्रॉपरली करोगे तो 29 के हो गए जब तुम कंसल्टेंट बनोगे। हाँ 36 इयर्स तक, यूएस में करोगे तो 36 इयर्स तक प्रैक्टिस नहीं करने देता। पाकिस्तान की कम क्यों है? पाकिस्तान में हर चीज कैसे चलती है, वहां प्रोसीजर है, यहाँ रगड़ा है, रगड़े में जल्दी बन जाता है इंसान। वहां ऐसे कॉल्स थोड़ी लगती हैं, यहाँ तो आप 36 आवर्स कॉल करके घर जाएंगे, अगले दिन सुबह आएंगे, नॉर्मल जॉब करेंगे सुबह से लेकर शाम तक, फिर आप वापस घर जाएंगे, उसके अगले दिन फिर 36 आवर्स के लिए आप आ रहे होंगे। वहां ऐसा थोड़ी होता है, वहां आपकी 12 आवर अगर कॉल लग जाए तो एक दिन ऑफ मिलता है आपको, कि आपकी बॉडी सर्वाइव कर सके उस चीज को, ताकि आप दोबारा से रिज्यूम कर सके। यहाँ तो हालात ही, यहाँ तो रगड़ा लगा रहे हैं डॉक्टर्स का। आमतौर पे मैं नहीं सोता हूँ, मैं इंसोम्निक हूँ बहुत सीवियरली, मुझे नींद नहीं आती है। अब तुम लोग हैरान हो गए, मैं हफ्ते में कोई 2 घंटे मुश्किल से सोता हूँ अगर मुझे टाइम मिल जाए। नहीं बेटा, मुझे हेलुसिनेशंस में तुम ही लोग आओगे। मेरे दिमाग को बहुत सुकून है, मेरे दिमाग में मसाइल नहीं है। जिनके दिमाग में मसाइल नहीं आते उनकी दिमाग के अंदर चीजें डेवलप नहीं होती, मुझे प्रेशर फील नहीं होता, मुझे मसाइल रहते नहीं, तो मेरी जिंदगी सुकून से चलती है, तो मुझे हेलुसिनेशन नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। बिल्कुल। कैसे इज लाइक एटीट्यूड, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड एंड अप्रोच। मैं कल भी बात कर चुका हूँ, अभी इस बारे में बात नहीं करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता पूरा साल रहोगे थोड़ा सा असर आ जाएगा, अच्छा इंशाल्लाह, अल्लाह मियां करे। एलएनएच, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। मेरे जो सुपरवाइजर हैं डॉक्टर नासिर खान, बाकी घर का एड्रेस हूँ। देखो I'm just kidding, okay? Look, आगे चलो, या सही है, I'm just kidding, okay? मैं क्लास में जो भी करूं मजाक है, कोई सीरियस नहीं लेना उसको, ठीक है? पढ़ाने को सीरियस लेना भाई। क्यों चूज किया? उसकी एक बेसिक वजह यह है, सबसे ज्यादा पैसा। सही बात बताऊं? नहीं यार, एक्चुअली एक ड्रीम है। व्हाट इज दैट ड्रीम? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर,
कि एक बड़ा पाकिस्तान के अंदर ट्रॉमा सेंटर बनाऊंगा, जहां एक छोटी सी, जो छोटा सा होता है ना, बच्चे नाक में कोई चीज डाल के आ जाते हैं, उससे लेकर एक बड़े से बड़े ट्रॉमेटिक सर्जरी सेंटर को एक उसका कयाम हो, और उसके अंदर उसको मैं रेगुलेट करूँ। तो मुझे उसके लिए पहले ऑर्थोपेडिक्स करना जरूरी है, फिर उसके बाद ट्रॉमा के अंदर सब स्पेशलाइजेशन और फर्दर करना 2 साल की जरूरत है, फेलोशिप, पोस्ट फेलोशिप। तो इसलिए मैंने ऑर्थोपेडिक चूज किया। पहले मैं न्यूरोसर्जरी करना चाहता था, लेकिन न्यूरोसर्जरी में पेशेंट बचते बहुत कम है। अगर पेशेंट मेरा बचे ना, तो मैं एक दिन तक सोचता रहता हूँ उस बारे में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है। तो इसलिए मैंने बोला, रोना नहीं, अफसोस होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोशिश करता हूँ ऐसी फील्ड चूज करूँ जिसमें पेशेंट के ठीक होने के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, आ जाओ अब इधर देखो। हाँ भाई, अब हमारे पास कंसिडर करते हैं ये एज क्या हो गई, कम। एक्सपोजर ऑफ लाइट की वजह से, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस की वजह से, एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स की वजह से, एक्सपोजर ऑफ वायरसेस की वजह से, ये हमारे पास एवरेज लाइफ क्या हो गई है, कम हो गई है। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से एवरेज लाइफ क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं कंसिडर करता हूं, इधर देखो, यहां पे मेरे पास क्या हो रहा है, जैसे जैसे क्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे वेरिएशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो मुझे बोल रहे थे लोग लंबे लंबे आते हैं, अब क्या आते हैं, सब छोटे छोटे आ रहे हैं। उसका मतलब क्या है, एक्चुअली उतना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। मतलब पहले जो बंदा, एक बंदा न्यूट्रिशन कंज्यूम करता था, आजकल वो 4 बंदे न्यूट्रिशन उतनी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली उनकी हाइट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। पहले एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स नहीं था, ऑटोमेटिकली बॉडी ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करती थी। आजकल वो सब है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी की ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पा रही। तो जितनी ज्यादा, एक रूल है, ये बायोलॉजिकल रूल है, जितनी ज्यादा क्या हुआ करती है रिप्रोडक्शन, उतनी ज्यादा क्या आती है, वैरायटी आती है। क्या आया करती है, दैट्स हाउ रेप्लिकेशन। जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, रेप्लिकेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या आएगी, वेरिएशन इंड्यूस होगी। इसीलिए कोविड जैसे जैसे फैलता गया, नए नए वेरिएंट आते गए। अगर वो फैलता नहीं तो वेरिएंट नहीं आते। समझ में आ रही है? तो हम हमेशा याद करते हैं, हमेशा इस बात को याद रखते हैं, रेप्लिकेशन जितनी ज्यादा होगी, कंटीन्यूअस रेप्लिकेशन ब्रिंग्स also they brings variety in a population. जी, ये हमें कौन है, सनलाइट एक्सपोजर भी तो कम चाहिए, ओजोन चाहिए हमें। फोन जोन्स गायब कर दो, जिंदगी से रेडिएशन निकाल दो, शायद हमारा ग्रोथ हार्मोन इतना प्रॉपर निकले। आइसोलेट नहीं कर सकते हो आप, आइसोलेशन का क्या फायदा होगा, रेडिएशन तो फिर भी आ रही होंगी। दुनिया से सारी चीजें खत्म कर दो ना, हो नहीं सकता। तो इसलिए छोटे ही रहो। आगे चलते हैं। दिस इज रिप्रोडक्शन, दिस इज अ पार्ट ऑफ, आइडिया समझ आया? वायरस सिर्फ क्या करता है, और कोई प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ को, इसीलिए हम वायरस को क्या कंसिडर करते हैं, बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म। क्या कंसिडर कर रहे होते हैं, दिस इज बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म। यस, एंड अगर थोड़ा सा गौर करूं तो आई एम यूजिंग अ वर्ड ऑर्गेनिज्म, borderline but organism. Why organism? Because it carries a property of life. That's why I should consider it as organism. ऐसा नहीं होता रात को ये चेयर रेप्लिकेट हो गई, हो ही नहीं सकती है चेयर रेप्लिकेट। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग है। लेकिन वायरस रेप्लिकेट हो रहा है, डज मीन भले आपकी बॉडी को यूज करके हो रहा है, लेकिन क्या है, वो लाजमी है कि वो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होगा। सही है बेटे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ करता है, जल्दी हम 2 चीजों को पढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों के अलाइनमेंट करता हूं बेसिक्स की। चलिए आइए, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। Why? Virus only replicates in the host cell. They require the host machinery to replicate. Otherwise, what they do, they only survive for that time. That's it. Now, again, what do you mean by movement? What do you mean by movement? Yes, अपनी ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिन पे रहते हुए अपने बॉडी पार्ट्स को क्या कर पाना, मूव कर पाना, दैट इज नोन एज, हाँ भाई, इसको क्या बोला करते हैं, मूवमेंट बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, मूवमेंट। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंसीडर करता हूं मेरे पास मूवमेंट हो रही है, यस सर, बिल्कुल मूवमेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें मिलती है।
बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हमें क्या मिला करती है, मूवमेंट मिलती है। अगर मैं बोलता हूं किन किन के अंदर मुझे मूवमेंट मिलती है, क्या बोलेंगे आप लोग? प्लांट्स के अंदर हमें मूवमेंट मिलती है, एनिमल्स में मिलती है, शाबाश। फंजाई, फंजाई, ओके। Fungus is a singular word. We don't use fungus. We'll use only fungi. इसके अलावा algae में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, शाबाश। प्रोटोजोन्स में भी हो सकती है सर, मोल्ड्स में भी हो सकती है सर, बैक्टीरियाज में भी हो सकती है सर, साइनोबैक्टीरियाज में भी हो सकती है। इन सब के अंदर हमें क्या मिल सकती है, मूवमेंट मिल सकती है। याद रखना, हमारे पास ओरिजिनल एक्सेस पे रहते हुए बॉडी पार्ट को क्या करना, मूव करना, दैट इज नोन एज मूवमेंट। लोकोमोशन इज, हाँ, अपने पोजीशन को चेंज कर पाना। तो अगर कोई पोजिशनल चेंज आ रहा है तो इट डज मीन हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोकोमोशन की। अब लोकोमोशन किस किस में मिलती है, एंड इस स्पेसिफिकली अगर हम चलें, लोकोमोशन किस में मिलती है, बैक्टीरियाज में। सबसे पहले किस में मिलती है, फिर उसके बाद किस में मिलती है, एल्गी के अंदर। किस में मिलती है, फिर किस में मिलती है, हम आमतौर पे बात करते हैं प्रोटोजोन्स के, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, सब में मिलती है। यूग्लिना तो खैर नहीं है प्रोटोजोन। इसके अलावा हम किस में देखते हैं, कुछ फंजाई में मिलती है, और फिर किस में मिलती है, एनिमल्स में मिलती है। प्लांट्स के अंदर कोई लोकोमोशन ऐसा नहीं है। रात को प्लांट उगाया, बाहर खड़ा हुआ था बेचारा, सर्दी हुई, बोला सुबह उठे आप, घर के बाहर निकले, घर के बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी, प्लांट अंदर खड़ा हुआ है, बोला बाहर बहुत सर्दी थी, मैंने बोला अंदर आ जाता हूँ। ऐसा कभी हो नहीं सकता, चांस ही नहीं है। मैं प्लांट कहाँ रहेगा, अपनी जगह पे। एक सवाल आना चाहिए तुम लोगों की तरफ से, सर वो जो क्रीपर्स होते हैं, बेल होती है, वो तो जाती है इधर से उधर, बेल होती है ना, क्रीपर्स होते हैं, रनर्स होते हैं, ओरिजिनल एक्सिस उनका अपनी जगह पे रहता है, उनका ओरिजिन अपनी जगह पे रहता है, वो उसी पॉइंट के ऊपर रहते हैं जहां पे उन्हें पहले से मौजूद होने की जरूरत है। समझ में आ रही है? तो हम हमेशा कंसिडर करते हैं हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास इस तरीके से हम देखेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन मिलती है। लास्टली जल्दी से फटाफट देख लो, स्टॉप इस पॉइंट को और देख लो ताकि इसको वाइंड अप करें हम। सेंसिबिलिटी, यस, नो, दैट्स वन सेंसेशन, सेंस, ठीक है, गुड। अगर हम सेंसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे एबिलिटी टू सेंस। तुम कुछ सेंस कर पाते हो, क्या सेंस कर पाते हो, जल्दी से फटाफट। मैम मैम मैम, फोन बाद में, फोन बाद में, पिक्चर्स बाद में। यस, हाँ भाई, क्या सेंस कर पाते हैं हम? सबसे पहले सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच। इसके अलावा, सॉरी, सेंस ऑफ हियरिंग ना, हियरिंग हो गया ना, उसमें साउंड, आवाज सब आ गई, ठीक है, शोर, नॉइज सब आ गया। मैम सही कह रहा हूँ, बहुत बुरा है ना ये चैप्टर। अच्छा, हमारे पास इंपॉर्टेंटली हम जानते हैं, समझेंगे इस बात को। यस, मेरा एक सवाल है, सेंसिबिलिटी क्यों जरूरी है? को डिफरेंशिएट करने के लिए, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट लिविंग एंड नॉन लिविंग? किस चीज को बरकरार रखने के लिए? मैम ने एक वर्ड यूज किया और मैं इसको जानबूझ के लिख रहा हूं यहाँ। क्यों? क्योंकि अगला पॉइंट ही यही है, यहीं से स्टार्ट करूंगा चैप्टर को, होमियोस्टासिस, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब हम कुछ चंद मिनट बाद ढूंढेंगे। सबसे पहले मैं कहां पे आऊंगा, सेंसेस के ऊपर। आपको पांचों सेंसेस पता है, इन सेंसेस को क्यों यूज कर रहे हो? सबसे पहले सेंसेस को यूज कर रहे हो किसी भी चेंज को डिटेक्ट करने के लिए। मेरी आवाज तुम लोगों तक आ रही है, हर एक बच्चे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, प्रॉपर्ली समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं अचानक से तुम लोगों से ऐसे चीख के बोलना शुरू कर दूं, डर गए मुझे पता है, तो क्या होगा, बोलोगे क्या जज्बाती, बस 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 मेरा बेटा बस, आएगा अंदर से। क्यों आएगा? बिकॉज ऑटोमेटिकली तुम्हें क्या लगा, मैं ऐसे नहीं, हाँ, और मैं आराम से ऐसे भी तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, थोड़ी देर अगर तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगा मुझे से आराम से, तुम बोलोगे यार सो जाते हैं, काम मस्त नींद आ रही है, तो ऐसे कह रहे हैं यार आराम से मजे, नहीं। तो एक्चुअली मेरे पास क्या है, वो दोनों चीजें तुम्हारे लिए क्या है, चेंज है। बोलोगे सर को क्या हो गया, इतने तमीज से पढ़ा रहे, और दूसरी बारी में ऐसे बोलोगे यार फिर आ गए,
तो बेसिकली तुम्हारे पास क्या है, क्या डिटेक्ट कर पा रहे हो, चेंज। अभी टेम्परेचर क्या हो जाए हमारे पास, एसी वैसी नहीं चलवाया तुम लोगों ने, एक ही चल रहा है वो भी 24 पे। सर्दी हो रही है क्या, गर्मी लग रही है मुझे, तभी तो मैं बोलूं मुझे गर्मी क्यों लग रही है, मैंने बोला एसी वैसी चल रहे होंगे सारे। अच्छा फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिकली क्या होता है हमारे पास टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अगर फॉर एग्जांपल मुझे क्या लग रहा है, मुझे मेरी बॉडी के हिसाब से क्या है, चेंज है। क्यों, क्योंकि मेरी एक्टिविटी चल रही है इस वक्त, मैं यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं, तो मेरी बॉडी को क्या चाहिए, मेरी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या चल रही है, मस्त हाई लेवल पे चल रही है, बेहतरीन मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है मेरी बॉडी में इस वक्त। तो वो जो बेहतरीन मेटाबॉलिक एक्टिविटी है मेरी बॉडी के अंदर, वो क्या चीज को देख रही है, वो सर एक ही चीज को देख रही है, एक ही स्पेसिफिक चीज को देख रही है। वो क्या देख रही है, टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर सडनली क्या होना शुरू हो जाता है, मेरे हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाता है, मुझे आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। बात को मेरी समझ पा रहे हो, ये सब किसकी वजह से हुआ है, ये सब हुआ है टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए मेरे पास क्या मौजूद है, सेंस मौजूद है। समझ में आ रही है। तो हम क्या डिटेक्ट कर पाते हैं, सेंसिबिलिटी के थ्रू। हाँ, यूजुअली हम क्या डिटेक्ट कर पाते हैं, एनी काइंड ऑफ चेंज, एंड दैट चेंज शुड बी नोन एज स्टिमुलस। क्या कहते हैं हम उसको, ठीक है, तो बिल्कुल एक काम करते हैं, बल्कि यहां पे लिखते हैं हमारे पास। तो हमें एनी काइंड ऑफ चेंज सबसे पहले क्या करना है, डिटेक्ट करना है, ठीक है। अब एक सुनो, जस्ट एन एग्जांपल, अब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी के पास अगर मैं जाके बोलूं कि तुम्हारे जो फोन है ना वो मैं चुरा रहा हूं, अरे आराम से तुम कंट्रोल करो जैसे ही मैं बोलूंगा क्या होगा, डेड बॉडी उठ के खड़ी हो जाएगी, नहीं मेरा फोन नहीं, नहीं वो फोन नहीं लेना, बहुत कुछ दिख जाएगा, नहीं। तो फिर बेसिकली वो नहीं, बल्कि क्या होगा, डेड बॉडी को कोई असर ही नहीं पड़ेगा इस बात का, उसके इर्द गिर्द आंटियां रो रही होती हैं, ठक ठक ठक। गलत है, रोना नहीं चाहिए इतनी जोर से, अफसोस हो रहा होता है, पहले से पता होना चाहिए, हम सबको जाना है, हम सबको जाना है, सबको पता होना चाहिए। दर्द तो होता है, अफसोस होता है, बिल्कुल होता है। फिर अफसोस क्या करके हम ये करें कि रोना शुरू कर दें, रादर देन हम उन तमाम अच्छी बातों को उस वक्त याद करें जो उन्होंने अपनी जिंदगी में की या हमें सिखाई, ताकि हम उनको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ के अंदर, और हमसे हम भी खुश हों और अल्लाह भी खुश हो। रादर देन बिरयानी उन लोगों को खिलाई जाए जिनके घर में आराम से एक वक्त को 4 वक्त को खाना बन सकता है, बेहतर है हम उन लोगों को खिलाएं जो खाना नहीं खा सकते। इट्स दैट मच सिंपल ना। फालतू में हमने कुछ ट्रेडिशंस बना दिए हैं जो कि फजूल के हैं, जिसका कोई लिंक नहीं है, बट बना दिए हैं, सरवाइव कर रहे हैं लोग। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है, अब मैंने जो इतनी अच्छा दीनी बात हो गई, अच्छा इधर आओ। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब वापस से आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये स्टिमुलस है। स्टिमुलस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, कौन स्टिमुलस डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी, हाँ अगर डेड बॉडी हो मेरे पास, लेकिन अगर कोई लिविंग होगा तो वो स्टिमुलस डिटेक्ट कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पेशेंट कोमा में जा रहा होता है, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल उसके बेसिकली यहाँ पे मैं पेन यूं करके यूं इस तरीके से स्ट्रेच करूंगा, अगर वो होगा, अगर वो होश में होगा तो वो क्या करेगा, अपनी फिंगर्स को इस तरीके से हिलाएगा, इस सोल के ऊपर मैं इस तरीके से पेन को यूं करके रखाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे इस तरह से बेमेंस की साइन मिलेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह से साइन मिलेगा कि उसकी टांगे या पांव की उंगलियां हिलेंगी। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इस तरीके से पकड़ के इस तरीके से घुमाते हैं ताकि चेक कर सके उसके अंदर स्टिमुलस बर्दाश्त करने की सलाहियत कितनी है। तो क्या चेक कर पा रहे हैं हम सेंसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, क्या उसको कोई स्टिमुलस मिल रहा है या नहीं, अगर मिल रहा है तो उसके अंदर क्या इंटैक्ट है, सेंसिबिलिटी इंटैक्ट है, याद रहेगा, पक्का, डन। अच्छा इसके ऊपर एक छोटी सी बात बताता हूं, एक पेशेंट आया था मेरे पास, मैं हाउस जॉब कर रहा था जिना हॉस्पिटल के अंदर, एक पेशेंट आता है उसके साथ कोई 27 अटेंडेंट आते हैं, अटेंडेंट का मतलब है लोग उसको भगाते हुए लेकर आ रहे हैं 27 स्ट्रेचर पे डाल के।
पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया, पता नहीं मेरे भाई को क्या हुआ। एक लड़का चिल्लाता हुआ आता है, भागता हुआ आता है, इमरजेंसी के अंदर घुसता है और स्ट्रेचर लगा के फौरन से बोलता है डॉक्टर साहब प्लीज इसको देखें। और उस वक्त मैं मैनेज कर रहा होता हूँ पूरे के पूरे जना के बेसिक इमरजेंसी को, रेसिस को। तो जैसे मैं उसको मैनेज कर रहा होता हूँ तो मैं बोलता हूँ क्या हुआ क्या हुआ, फौरन से उसको देखता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो बोलता है बस कुछ हो गया, कुछ महसूस नहीं हो रहा, ना सांस आ रही ना कुछ हो रहा। फौरन से मैं चेक करता हूँ, वाकई में उसको ऐसा लग रहा होता है कुछ सेकंड के लिए उसकी सांस नहीं आ रही। फिर अचानक से मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, हाथ पकड़ के मैं चेक करता हूँ पल्स, बहुत वीक पल्स मिलती है मुझे। तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि इसको हाइपरटेंशन हो गई जिसकी वजह से ये कुछ होने वाला है इसको। तो फटाफट से मैं दूसरी जगह से पल्स चेक करता हूँ, ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, और फिर मैं एक खास दूसरा और टेस्ट हुआ करता है वो करता हूँ। फौरन से मुझे पता लगता है कि ये बंदा बिल्कुल सही है, ये कर रहा है ड्रामे। इससे 3-4 दिन से खाना नहीं खाया इसलिए इसकी वीक पल्स है, इसीलिए घर वालों को पल्स महसूस नहीं हो रही है। तो ऑटोमेटिकली मैं क्या करता हूँ, फिर मैं ये चेक करता हूँ कि अब ये जिंदा है कि नहीं, क्योंकि वो एक्टिंग बहुत कमाल की कर रहा है। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, फटाफट से इसकी सेंसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो जब मुझे ये बात कंफर्म हो गई कि ये सब सही है, मैंने फौरन से ईसीजी लगा के देख ली। ईसीजी से आपको साफ पता लग जाता है कुछ नहीं हुआ। ईसीजी चेक करता हूँ, बोलता हूँ अबे भाई ये तो दिल इतना अच्छा तो मेरा भी नहीं धड़क रहा होगा। ठीक है, फटाफट मैं उसकी ईसीजी डिटैच करके उसके भाई को साइड में बुलाता हूँ, बोलता हूँ भाई देखें आपका भाई बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसको, बिल्कुल फिट है, मस्त है। ये याद रखिएगा। बस एक बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुन लें, समझ लें इस बात को। क्या बात याद रखिएगा? आप सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा कि अब मैं इसको जगाऊंगा अपने तरीके से। आपने बुरा नहीं मानना, क्योंकि 27 लोग हैं, मैं पिट सकता हूँ जो हरकतें मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं जाता हूँ उसके पास, खड़ा होता हूँ उसके हेड के पास, और उसके बोलता हूँ, बहुत जोर से बोलता हूँ कि यार स्टाफ, जो हमारे स्टाफ होता है उनको बोलता हूँ, स्टाफ एक काम कीजिएगा, सारे कैथेटर ले आइएगा। इनको नाक की नलकी भी पास होगी, मुंह की नलकी भी पास होगी, पेट से भी नलकी पास होगी, यूरिनरी कैथेटर भी पास होगा, रेक्टल कैथेटर भी पास होगा, ये कोमा में जाने वाले हैं। और वो जो बड़े सुई वाली इंजेक्शन होते हैं वो भी ले आइएगा प्लीज। ठीक है, ताकि इनको बेसिकली उनकी जरूरत है, बड़े बड़े शॉट्स देंगे हम इनके कंधों पे देंगे। ठीक है, अच्छे से दोनों कंधों पे देंगे, जरूरत है हमें, और अगर जरूरत पड़ी तो पेट से पानी भी निकालना पड़ेगा। मैं श्योर हूं ना इस बात के ऊपर कि बंदा जिंदा है, सही है सब कुछ फिलहाल। लड़का ऐसा कि फुल ऑन एक्टिंग में मसरूफ, वो हिल नहीं रहा है, ना हाथ हिल रहे हैं ना कुछ, फुल ऑन। जब कैथेटर वगैरह मंगा लिया, मैंने फिर उनके भाई को ऐसी जोर से बोला, मैंने देखें इसको कुछ महसूस तो होगा नहीं, तो मैं बगैर सुन किए ऐसे सब कुछ डालूंगा, जल्दी हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। अब बंदे ने बोला बेटा गलत एक्टिंग कर ली मैंने। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक ही वक्त में 2 कैथेटर हाथ में पकड़े, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इतनी थी कि 2 कैथेटर एक वक्त में पास कर लेता था मैं। तो 2 कैथेटर एक वक्त में हाथ में पकड़े, इतनी बड़ी सिरिंज थी, उसके ऊपर 20 mm की नीडल लगाई और मैंने यूं करके पकड़ी, जिससे हम लंग्स से पानी निकालते थे ना, वो वाली करके मैंने यूं करके नाक के पास रखा, और जैसी मैंने सुई को सिर्फ नीडल को, मुझे पता था ये उड़ जाएगा, जैसी टच किया ना, भाई मैं ठीक हूँ भाई, भाई मुझे कुछ नहीं हुआ, घर चल सकते हैं भाई प्लीज। फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैं समझ गया, फिर वो खुद ही उड़ गया, तो उनके भाई भी खुद ही समझ गए। अब मैंने उनको, अब वो ना बेचारे उसको मारने आ रहे हैं, अल्लाह नहीं मारो, इसको लेकर जाओ साइकेट्री वार्ड लेकर जाओ, देखो क्या हुआ है, क्यों इसने ऐसा किया। हमारे घर वाले क्या करते हैं, ड्रामे कर रहा था, एक्चुअल कॉज के पीछे नहीं जाता ना, साइकेट्रिक हो सकता है भाई, फिर उसको साइकेट्री वार्ड। तो ऐसी सेंसिबिलिटी हम क्या कर पाते हैं, अच्छे से चेक कर लेते हैं, समझ रहे हैं? सही है, तो बेसिकली दैट्स हाउ यू कैन अप्रोच टू द सेंसिबिलिटी। आपने क्या दिया उसको, स्टिमुलस, उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये बात याद रखो। प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, लीव्स को कट करोगे थोड़े अरसे में प्लांट मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। पानी देना बंद कर दोगे प्लांट खत्म हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स देना बंद कर दोगे प्लांट खत्म हो जाएगा, सनलाइट चली जाएगी प्लांट खत्म हो जाएगा। अगर आप बहुत सारे लीव्स काट दें, बहुत सारी ब्रांचेस काट दें, प्लांट की डेथ हो जाती है। समझ आ रहा है? नहीं, अगर बेहोश किया हुआ हो और आपको कुछ स्टिमुलस दें
उसको तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड बहुत दफा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिस्पॉन्ड हर कोई नहीं, बिल्कुल करते हैं बहुत सारे लोग। कोमा में क्या हुआ करता है, कोमा में एक्चुअली आपकी सेंसिबिलिटी लूज होती है, तभी आप कोमा में चले जाते हैं, वरना तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं ना। कोमा में देखा होगा तुम लोगों ने, वो टीवी ड्रामे हमारे इंडियन तो चलते रहते हैं, वो आंटी आई, पहले सब रो रहे थे, अफसोस कर रहे थे, बेचारा कुछ नहीं, बंदा यूं मर, ऐसा वही था, कोमा में था, अचानक से आंटी आई, उन्होंने बोला तुम कहाँ जा रहे हो, ठक ठक ठक, चूड़ियां टूटी और वो बंदा खड़ा हो गया। नहीं, मुझे नफरत है इनसे, इतना ड्रामेटिक क्यों कर रहे हो भाई, कोमा में बंदे को उठना है, उठ जाएगा, थोड़ा सोने दो, बेचारा कब से काम कर रहा था यार। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है, ठीक है बेटा। हाँ ड्रामे करते हैं, करेक्ट, ठीक है, हम ड्रामा अपना खुद बना लेते हैं ये सही है। नहीं यार देखो, ड्रामा तुम लोग जो टाइप की ड्रामा देखते हो वो बहुत अजीब होते हैं, ठीक है, मतलब छोड़ो यार, इधर आ, नहीं छोड़ो, एक मिनट, नहीं देखते ना, अच्छा करते हो। भाई देखो, एक ड्रामा तुम आज देखो, 2 महीने बाद देखो, कसम से वही लड़की वही लड़के से लड़ी हुई पड़ी हुई है, उसी के सुसर का मसला चल रहा है, वही गेम ऑन ही है, वही है चल रहा है, बेचारे लड़के ही बर्बाद हो रहे हैं। एक वो दानिश बेचारा कुछ आ गया था कोई ड्रामे में, मैंने सुना कि वो ऐसा ड्रामा था जिसको बेचारे को शावनिज्म सपोर्टेड ड्रामा था, वो फेमिनिस्ट के अगेंस्ट था वो, ठीक है, उसमें आंटियों को, लड़कियों को कुछ बुरा दिखाया था। नहीं मुझे ये नहीं पता कि क्या है वो ड्रामा, बट मैंने एक सुना, एक दानिश करके कोई, दानिश का कोई ड्रामा था, हुमायूं सईद था, बस मुझे ये पता है, उसमें मीम बनती है, वो जरा पता है इस वजह से। सो बेसिकली आप उस ड्रामे, अगर एक ड्रामा देखोगे उसकी आप पहली एपिसोड देखो और 25 देखो, कहानी एक ही चली, कुछ चेंज हुआ होगा थोड़ा सा, एक बंदी आई होगी चली गई होगी, बस अब वो रो ही रहा, बेचारा रो रहा होगा 25 एपिसोड तक। भाई लड़के अगले दिन बाहर घूम रहे होते हैं, बोलते हैं शुक्र आजादी, प्रैक्टिकली दिखाओ ना लड़कियों, कुछ टेंशन नहीं है, लड़कियों का बाहर नहीं घूम सकती, ऑप्शन बहुत सारे हैं, इतनी टेंशन नहीं है, ये फालतू की सारी चीजें दिखा रहे हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारी मार्केट के अंदर, प्रैक्टिकली जिंदगी अलग है। सो वो दिखाना चाहिए जो हकीकत में हो, बच्चों को ये दिखाना चाहिए कि बच्चे बेसिकली अपने आप को कैसे जिंदगी के अंदर फ्लरिश करें। सॉरी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, खैर मैं इस वक्त ड्रामा इंडस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ इधर। अब बेटा मुझे ड्रामे नहीं बताओ, तुम्हारे ड्रामे बताने से कोई मैं घर जाके देखना थोड़ी शुरू कर दूंगा, चलो आज बच्चे ने बताए, उससे 4 घंटे बेहतर है मैं अगर ड्रामे देखूं, उससे बेहतर है 4 घंटे मैं कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम करूं जो कि एक नई रिसर्च हो, ताकि मार्केट के अंदर लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए और लोगों को मेरे होने का इम्पैक्ट क्रिएट हो लोगों के ऊपर। मैं आप लोगों को ड्रामा देखने से मना नहीं कर रहा, मैं अपनी प्रेफरेंस बता रहा हूँ। आ जाइए, होम्योस्टैसिस की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय होम्योस्टैसिस? सब homeostasis. Okay, anything else? What do you mean by internal environment then? ठीक है, तुम लोग बोलते हो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज, मेरा एक सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनवायरनमेंट? ऐसे नहीं बताओ, टेम्परेचर वेम्परेचर नहीं बताओ, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सीशन भी नहीं पूछा नो। इंटरनल, internal ability of environment, that's can, no, we can't take this. Anything else? Sorry, शाबाश मेरा बच्चा, कट। जब भी हम बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की, तो मैं क्या बात करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ मेटाबॉलिज्म। आपसे कोई इंटरनल एनवायरनमेंट पूछे, अगर आप ये गिनवाना शुरू कर दे तो टेम्परेचर, ये क्या है,
मैंने ये थोड़ी पूछा कि इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, मैं पूछ रहा हूं इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। इसका मतलब है मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मेरा बेटा किस चीज की, मेटाबॉलिज्म की। किसकी? अब मेटाबॉलिज्म को देखता हूं, मेटाबॉलिज्म क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म। ना खाली एनर्जी के लिए नहीं, why we need metabolism, yes मैम, लोग दोनों बताएंगे, हमारी दोनों मैम बताएंगे, yes why we need metabolism, can you please identify। देखो मैंने कहा है ना क्लास के अंदर सारी अटेंशन मेरी, मैं बहुत अटेंशन सीकर हूं क्लास के अंदर, ठीक है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वो क्यों होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ओके यस, बहुत यूजफुल होती हैं, दैट्स व्हाई हम मेटाबॉलिज्म करते हैं। एनीथिंग एल्स, बॉडी की जरूरत के लिए मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, जिंदा रह पा रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं, कुछ और। मेटाबॉलिज्म क्यों किया जाता है, लोग इधर देखो, बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, मेटाबॉलिज्म सिर्फ इस मकसद के लिए किया जाता है ताकि बॉडी के अंदर क्या मेंटेन किया जा सके, बैलेंस मेंटेन किया जा सके। आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म सिर्फ एक मकसद के लिए कर रही है, आपकी बेसलाइन कंसंट्रेशंस को मेंटेन करने के लिए। अल्लाह अकबर, सर ये तो सुन के इंतकाल हो गया, ये है क्या, बताता हूं, सुनो। तुम्हारी बॉडी के अंदर बेसलाइन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, तुम्हारी बॉडी के अंदर हर कंसंट्रेशन, हर चीज एक सर्टेन स्पेसिफिक अमाउंट में तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर बेसलाइन कंसंट्रेशन में इंक्लूड है सबसे पहले कौन, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तुम्हारी बॉडी में 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए या 37 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर इससे डिफर करेगा तो क्या होगा, आपका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मेटाबॉलिज्म को डिफरेंटली अडेप्ट करना पड़ेगा ताकि आप क्या क्या मेंटेन कर सकें अपनी बॉडी के अंदर बेसलाइन कंसंट्रेशंस। एंड देन बेसलाइन कंसंट्रेशंस अगर मेंटेन हो पा रही हैं तो ये क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। कैसे इंटरनल एनवायरनमेंट को हम मेंटेन कर रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म। तुम्हारी बॉडी के अंदर दो ही प्रोसेस चल रहे हैं, कौन कौन से दो प्रोसेस चल रहे हैं, शायद मैंने पढ़ाया था, कैटाबॉलिज्म पढ़ाया था, ओके, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो चल रहे हैं। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेकडाउन किसका, हाँ बेसिकली कैटाबॉलिज्म हमारे पास सर क्या है, कैटाबॉलिज्म की जब भी हम बात करते हैं तो सर हम बात करते हैं हमारे पास पॉलीमर का ब्रेकडाउन, किसके अंदर, मोनोमर के अंदर। अगर मैं पॉलीमर को मोनोमर के अंदर ब्रेक कर रहा हूं तो बेसिकली मेरे पास क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म। व्हाई वी नीड कैटाबॉलिज्म, लोग मुझे आवाज, मेरी आवाज सुन के मुझे जवाब देना है, यस कैटाबॉलिज्म क्यों चाहिए सर, खाली एनर्जी के लिए नहीं चाहिए, और मकसद भी है। सेल्स को क्या होता है, छोड़ो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यस एनीथिंग एल्स, शाबाश मेरा बेटा, गुड। हम जब भी बात क्या करते हैं हमारे सेल की, तो हम बोला करते हैं हमारे सेल के अंदर कभी भी पॉलीमर ट्रांसफर नहीं हो सकता, पॉलीमर की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती। सेल बहुत छोटा है, अगर वो पॉलीमर ट्रांसपोर्ट करेगा तो सेल अपने आप में पॉलीमर कैरी कर रहा होता है, बड़ा मसला हो जाएगा। सेल को क्या चाहिए होते हैं, मोनोमर। दैट्स व्हाई जो भी मैं खाता हूं वो किस फॉर्म में होता है, पॉलीमर फॉर्म में होता है। सबसे पहले उसको डाइजेस्ट करता हूं बाय द हेल्प ऑफ कैटाबॉलिज्म। वो कैटाबॉलिज्म क्या करेगा, पॉलीमर को तोड़ेगा किसके अंदर, मोनोमर्स के अंदर। जब वो पॉलीमर्स टूटेंगे किसके अंदर, मोनोमर्स के अंदर, तो अब वो क्या हो सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, सप्लाई किए जा सकते हैं। फिर वो किसको मिलेंगे, सेल को। सेल फिर अपने हिसाब से उसको अरेंज करेगा, और अरेंज करके क्या करेगा, उस पॉलीमर को जिसको मोनोमर में ब्रेक किया गया है उसको बेसिकली क्या करेगा, अब यूटिलाइज करेगा। और क्या करेगा, गौर से देखो इधर, मोनोमर को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, मेरा बेटा पॉलीमर के अंदर। किसके अंदर, पॉलीमर के अंदर। तो अब वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, एनाबॉलिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है, और एनाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर क्या होगी, कंस्ट्रक्शन। जिस चीज की जरूरत है बॉडी में बनाने की, बॉडी उसको मोनोमर्स के साथ मिलाकर पॉलीमर की फॉर्म में चेंज कर देगी।
जस्ट एन एग्जांपल, मेरी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की जरूरत है बहुत ज्यादा। वाटर के बाद अगर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? प्रोटीन। कल हमने देखा था ना। तो इधर देखो, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर किसकी, कौन से प्रोटीन की जरूरत है? सर एंजाइम्स की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, अब जो मैं खा रहा हूं प्रोटीन, वो तो मीट है, गोश्त है, उसके अंदर थोड़ी एंजाइम्स है। उसके अंदर तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, फंक्शनल प्रोटीन थोड़ी है। एंजाइम्स क्या है? फंक्शनल प्रोटीन। एंजाइम्स क्या है? फंक्शनल प्रोटीन। और मेरे पास ये जो गोश्त है, ये क्या है? मसल क्या है मेरा? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्या है ये मेरा? सो जस्ट एन एग्जांपल कंसीडर करते हैं, अगर मैं बात करता हूं मेरे पास एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, एक फंक्शनल प्रोटीन है, इन जनरल कंसीडरेशन देख रहा हूं मैं, तो मेरे पास जब मैं खा रहा हूं तो मैं फंक्शनल प्रोटीन थोड़ी खा रहा हूं, मैं तो क्या खा रहा हूं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। लेकिन मेरी बॉडी को किसकी जरूरत है? फंक्शनल प्रोटीन। तो अब क्या होगा? उस प्रोटीन को तोड़ा जाएगा पहले कैटाबॉलिकली, किसके अंदर? मोनोमर्स के अंदर। देन सप्लाई किया जाएगा टू द टारगेट साइट, और फिर वहां से वो मोनोमर्स के क्या कंबाइन होकर बना देंगे? पॉलीमर बना देंगे। और इस बार जो पॉलीमर बनेगा वो कैसा प्रोटीन बन रहा है? फंक्शनल प्रोटीन बन रहा है। यानी हम अपने हिसाब से चीजों को असेंबल करने के लिए क्या करते हैं? कैटाबॉलिज्म एंड, और इसका बैलेंस गौर से सुनो क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर? बेस लाइन कंसंट्रेशन में, जैसे टेम्परेचर। इसी तरीके से मैं बात करता हूं, इधर देखोगे, कॉम कॉम मेरी कॉम मेरी कॉम, शाबाश मेरे चीतों, जरा गौर से सुनो। टेम्परेचर के साथ साथ हम क्या देखा करते हैं? टेम्परेचर के साथ साथ हम दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली देखते हैं। एक मिनट, आसान, और चलो आसान आसान कर रहा हूं। सबसे पहले ग्लूकोज कंसंट्रेशन। हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट में ग्लूकोज कंसंट्रेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, चलो मैं इस तरह लिखता हूं, 100 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतनी हमारे पास क्या होना चाहिए? ग्लूकोज होना चाहिए। अगर 100 से कम होना शुरू हो जाएगा तो बॉडी क्या होना शुरू हो जाएगी? हाइपोग्लाइसीमिया में जाना शुरू हो जाएगी। अगर 200 से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया। अब बॉडी क्या करेगी? उस ग्लूकोज को स्टोर करेगी। कम होगा तो जो स्टोर्ड ग्लूकोज है उसको निकाल के यूटिलाइज करेगी। समझ में आ रही है? याद रहेगा? यस मैम। एनाबॉलिज्म का मैंने बताया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। तो मोनोमर्स जैसी कंबाइन होंगे, असेंबल होंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे व्हिच इज अ पॉलीमर मॉलिक्यूल, व्हिच, सॉरी, ये दोनों प्रोसेस बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली चल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, और कैटाबॉलिज्म जब होगा तो आपकी बॉडी को एनाबॉलिज्म की जरूरत पड़ेगी, एंजाइम्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, हार्मोन बनाने की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी, जो हमने खाया वो पॉलीमर हमारे पास क्या था? एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीमर था, और जो हमें चाहिए पॉलीमर वो एक डिफरेंट काइंड है। जैसे मैंने खाने की बात की तो मैंने मीट खाने की बात की, दैट्स अ स्ट्रक्चरल पॉलीमर, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। मुझे यूज करना है उसको किसके लिए? एंजाइम्स बनाने के लिए। तो एंजाइम्स क्या है? फंक्शनल प्रोटीन है। तो मुझे पॉलीमर को पहले मोनोमर्स में ब्रेक करना पड़ेगा, फिर मोनोमर्स को डिफरेंट तरीके से असेंबल करना पड़ेगा ताकि मैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीमर बिल्ड कर सकूं। समझ में आई? दैट्स व्हाई वी नीड कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म बोथ। मोनोमर से कन्वर्जन पॉलीमर में सेल के अंदर हुआ करती है, क्योंकि तुमने खुद ही कहा था सेल किस चीज में एक्सेप्ट करते हैं? हर चीज को मोनोमर्स की फॉर्म में। सही है बेटे? अच्छा इधर सुनो, हेलो, यस। इसलिए क्योंकि हमें सेल के फंक्शन परफॉर्म करने ना, तो सेल अपने हिसाब से करेगा ना मोनोमर्स को असेंबल, तो वो उसके हिसाब से जब असेंबल होंगे तो वो अपने हिसाब से बड़ी और छोटी चीज बना सकता है, वो सेल के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है? Why it is important for the body to be at 37? Because of enzymatic activity. तुम लोगों ने एंजाइम के चैप्टर में थर्ड लाइन पढ़ी थी ना, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टू देयर टेम्परेचर्स एंड पीएच। याद है? याद है? रट्टा लगाया था। तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर स्पेसिफिक है और पीएच स्पेसिफिक है। टेम्परेचर चेंज कर दो, एंजाइम की एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक आसान सी बात, मैम के सवाल का जवाब दूं, बहुत आसान, सब सुनोगे? मैम का सवाल सुना? हमारी बॉडी में हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, हर वक्त ग्लूकोज की बात करें। पाकिस्तान में हम जब भी पैसों की बात करते हैं, कायदे आजम की बात क्यों करते हैं? व्हाई नॉट डॉलर? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारे इर्द गिर्द में कोई चीज एक्सेप्ट
नहीं कर सकता। अगर मैं जाके डॉलर दे के बोलूं उसको, $1 दे के बोलूं एक पेप्सी दे दो, डॉलर में 4 पेप्सी आनी चाहिए। वो नोट ले लेगा और बोलेगा ये समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ, बोलेगा एक पेप्सी आएगी इसमें, वो एक पेप्सी हो सकता है मुझे। और अगर उसने देख लिया एक लिखा हुआ ऊपर, बोलेगा ₹1 वापस लेकर जाओ। सबको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, हर चीज को ग्लूकोज। सॉरी, तो फिर डायरेक्टली शुगर खा लो। सॉरी, अगर आप डायरेक्टली शुगर खा लें, शुगर आप अगर देखो, किसी को जिंदगी में अगर ऐसा हो रहा है कि वो व्हीट और राइस ना खाए, वो सिर्फ चीनी खाता रहे दिन भर, खा लो, कसम से बराबर एनर्जी मिलेगी। आपका पेट नहीं भरेगा बेटा, वो हार्मोन नहीं निकलेगा जो पेट भरने पर निकलता है। पेट भर के खाना खाया सुकून है, क्योंकि वो हार्मोन निकलता है, वो आपका सारा ब्लड फ्लो इधर करा देता है, बंद हो जाता है, गैरलिन बोलते हैं उसको, पढ़ाऊंगा। समझ रहे हैं? हम खाते हैं पेट भरने के लिए, वरना शुगर्स खा के भी दिन भर चला सकता हूं मैं, बट मेरी बॉडी, एक बात बताऊं, कभी ट्राई करना, कॉफी पी लो 2-3 कप पूरे दिन के अंदर, भूख भी लगेगी नहीं। नहीं मार देगा, भूख मार देगा, बहुत कम लगेगी आपको। और अच्छी खासी शुगर अगर आप उसमें यूज करें, गए आपको एनर्जी भी मिलेगी, सब कुछ चलता रहेगा। तो सुक्रोज टूट जाएगी, तुम्हारे पास एंजाइम तो मौजूद है ना, तुम सुक्रोज खा लो, शाबाश। ब्लड में तो इतना खाओ ना कि ब्लड में शुगर लेवल ना बढ़े। बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन आप उसको यूटिलाइज कर लो, स्टोर हो जाएगी। टेंशन क्यों ले रहे हो? इंसुलिन भी तो है ना माशाल्लाह। ये गलत सोच है ना? डायबिटीज ऐसे थोड़ी होती है। किसने बोला डायबिटीज ऐसे होती है कि हम शुगर खाए और डायबिटीज हो गई? ना, ऐसे थोड़ी होता। पढ़ाऊंगा, चलो डायबिटीज पढ़ाते हैं। बेटा सवाल हर सवाल अजीब होता ही है, तो इसलिए टेंशन लिए बगैर बोला करो सवाल। तो किसी ने मना नहीं किया, मैंने तुम्हें बोला वो पेट भरने के लिए खा रहे हैं। जिस दिन उनको ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि चीनी खाने से एनर्जी मिल जाती है, लेकिन वो पेट का क्या करें, वो जो पेट की आदत पड़ गई है पैदा होने के बाद से कि इसको भरना होता है, डायरेक्ट चीनी खिलाना शुरू करें शुरू से। बेटा खिलाते हैं, सबसे पहले मीठा ही खिलाते हैं। ये भी मुझे एक पता लगा कि मीठा खिलाते हैं जबरदस्ती, तुम आ गए बेटा, अब इसके बाद बर्बादी है, खा लो जितना मीठा खाना है। ठीक है भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है बेचारा, बेचारा बेबी बोलता है कहाँ यार, कहाँ पैदा हुआ? मैं सिंध में। वापस जाओ। नहीं आ रहा मैं। यस, मेटाबोलाइज हो जाएगी। मिल्क तो चलता है ना, मिल्क में भी तो ग्लूकोज होता है। अरे तो शुगर मिल्क में डाल के दे दें, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। मिल्क क्यों देते हैं? लिक्विड है, ओनली दिस इज द रीजन, दैट्स द ओनली रीजन। फिर मदर मिल्क क्यों कंज्यूम कराते हैं? बिकॉज मदर के पहले 12 डेज में रिलीज होते हैं क्लास्ट्रम, विच इज एंटीबॉडीज, तो बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, दैट्स व्हाई देते हैं। फॉर द टाइम बीइंग 6 मंथ तक मदर की कंटिन्यूस मिल्क के अंदर इजेक्शन हुआ करती है, कुछ लैक्टोफेरिन एंटीबॉडीज हुआ करती हैं उनकी, जो कि उनको बेहतर प्रोटेक्शन देती हैं और आयरन की बॉडी के अंदर सप्लाई बेहतर रखती हैं। 6 महीने के बाद उनका बच्चों वाला हीमोग्लोबिन खत्म हो जाता है, तो सारे सिम्टम जब भी बच्चे में आते हैं वो 6 महीने के बाद ही आ रहे होते हैं। बहुत वाटर कंजम्पशन भी कराते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अगर आप मिल्क कंज्यूम करा रहे हैं तो उसके अंदर नेचुरली वाटर मौजूद है। बहुत सारी चीजें इसके, अभी मैं इस तरफ न्यूट्रिशन की तरफ नहीं जा रहा। समझ में आया? दीज आर द बेसलाइन कंसंट्रेशन। इसको मेंटेन करना क्या है हमारे पास? होमियोस्टासिस। ये है, तुमसे कोई पूछे ना इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, तुम बोलो मेटाबॉलिज्म या बेसलाइन कंसंट्रेशन, अगला बंदा खुद ही खामोश हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको एक कंसाइज जवाब दे दिया।
समझ में आया? लिखो, आगे पढ़ाते हैं। एक मिनट, मुझे एक मिनट भी लोगे, मैं एक कॉल कर लूं।